चैप्टर 271 ओल्ड स्टोरी 4 बचपन की आखिरी मुलाकात कंटिन्यू। अगले दिन की शाम भी जल्दी आ गई। दक्ष आज बिल्कुल लेट नहीं होना चाहता था तो बहुत पहले ही पहुंच गया और उसी बेंच पर बैठकर वेट करने लगा जहां दोनों बैठकर बातें किया करते थे। सुमेर ने दक्ष से कभी पूछा नहीं कि वो पार्क में क्या करने जाता था, लेकिन पता उन्हें सब कुछ था। आज तो वो खुद आए थे और पार्क के एंट्रेंस में रुके रहे। मास्टर, आप कब तक वापस आएगी? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने सुमेर को देखा तक नहीं और न कोई जवाब दिया। उन्होंने सोचा, अच्छा होता अगर साहिल आ जाता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सुमेर हार मानकर कार के पास वापस चला गया। शाम होने वाली थी और दक्ष के होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने अपने पॉकेट से एक छोटा सा ब्लू बॉक्स निकाला और खोल कर देखा। उसमें ब्लू डायमंड स्टड थे। आई होप काजल को पसंद आए। उसकी हरी आंखों के साथ ब्लू कलर बहुत सूट करेगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन फिर भी उसे डाउट था तो उसने अपना लंबा सा सेल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। लास्ट रिंग में अथर्व ने फोन उठाया, जो उस समय दक्ष की तरह 12 साल का ही था। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है। दक्ष ने उसे इग्नोर किया और पूछा, काजल को पसंद आएगा ना? कुछ देर छुपी के बाद अथर्व ने कहा, एक काम करो, 50 लाख के साथ मेरे लैब पहुंचो। मैं तुम्हारा ब्रेन खोल कर चेक करूंगा कि तुम्हें मेरी बात कहाँ समझ नहीं आई। रास्कल, मैंने सजेस्ट किया, बस चॉइस तुम्हारी है। वैसे जल्दी मेरे सजेशन के 40 लाख ट्रांसफर करो। दक्ष ने होठ दबा लिया और फोन कट कर दिया। उसने दोबारा बॉक्स को देखा और पॉकेट में रख लिया। अंधेरा हो चुका था। कुछ देर ही हुए थे कि उसे पेड़ के दूसरी तरफ से आवाज आई। दक्ष को लगा शायद काजल होगा तो उठकर उस तरफ चला गया। लेकिन उसे एक औरत की आवाज आई तो हाफ रही और बहुत गुस्से से बोल रही थी, महेश, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आज हम इस लड़की को घर नहीं ले जा सकते। आज के आज हमें इस मुसीबत से छुटकारा पाना है। उद्धरण चिन्ह। महेश प्रताप ने हकलाते हुए कहा, लेकिन फिर हम केशव और कृपा को क्या जवाब देंगे? लतिका ने झल्लाते हुए कहा, वो दोनों तो हमें इस मुसीबत को देकर आराम से विदेश चले गए। अब हमारे सर पर तलवार लटकी है। मैं इस पर अब अपने पैसे खर्च नहीं करूंगी। मेरी किंजल क्यों गरीबों की तरह जिए? महेश ने भी झल्लाते हुए कहा, उनका ब्लैक कार्ड देखकर तो उस समय तुम बड़ा खुश हुई थी, और अब जब सा खुद की अय्याशी में खर्च हो गए तब तुम्हें सब याद आ रहा है? लतिका चुप रही। तभी दक्ष ने अंधेरे का फायदा उठाकर देखा तो वो दोनों महेश प्रताप और लतिका प्रताप थे। इन दोनों को मैंने डैड के साथ कई बार देखा है, लेकिन वो यहाँ क्यों है? फिर उसकी नज़र महेश के गोद में सोई हुई काजल पर पड़ी, जो सोई थी या बेहोश, पता नहीं। तभी लतिका की आवाज़ फिर से दक्ष के कान में पड़ी, महेश, या तो आज काजल की मौत होगी या मैं और मेरी किंजल तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। महेश ने गुस्से से दांत पिसते हुए कहा, ठीक है, काजल को यहाँ तालाब में फेंक देते हैं, उसके बाद क्या? हम पकड़े जाएंगे? क्या तुम पागल हो? हम पुलिस वाले हैं, बोल देंगे खेलते हुए गिर गई। काजल की मौत, ये शब्द दक्ष के कानों में गूंजने लगे। अब उसे कुछ कुछ समझ आने लगा। वो दोनों काजल को मारने आए थे और उसके पेरेंट्स थे। उसका चेहरा काला पड़ गया, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। कुछ ही कदमों में दक्ष उन दोनों के सामने खड़ा था। महेश और लतिका अपने सामने अचानक एक परछाई को देख सकपका गए। अगले ही पल दक्ष ने अपने पीछे से गन निकाली और उनकी तरफ पॉइंट कर दिया। अब जा उन दोनों को दक्ष का चेहरा दिखा और उसके हाथ की गन जिसका निशाना वो थे। दक्ष शेखावत, लतिका ने घबराते हुए कहा, तुम तो दक्ष शेखावत हो, यहाँ क्या कर रहे हो? और ये गन नीचे करो, लग जाएगी। दोनों चौंक गए कि कहीं दक्ष ने उनकी बात तो सुन नहीं ली। एक तो वैसे ही पैसों के लिए वो अरविंद शेखावत का साथ देने को रेडी हो गए और इनडायरेक्टली दिशांत को भी धोखा दे रहे थे। दक्ष ने शांति से कहा, काजल को मुझे दे दो। महेश ने भवे से कोड़ते हुए कहा, ओह, तो तुम काजल को जानते हो? ये हमारी बेटी है, सो रही है, हम चलते हैं। दक्ष ने फिर कहा, काजल को मुझे दे दो। दोनों के सामने दक्ष भले ही गन ताने खड़ा था, लेकिन वो तो बच्चा तो चलाना थोड़ी ना आता होगा। लेकिन वो गलत थे। महेश ने फिर कुछ कहना चाहा तो गनशॉट की आवाज आई। महेश काजल के साथ गिर गया, लेकिन दक्ष ने काजल के सर को चोट लगने से बचा लिया। लतिका को यकीन नहीं हुआ कि दक्ष ने महेश को मार दिया। वो चीखने लगी और रोने लगी। क्यों मारा तुमने महेश को? लतिका ने चिल्लाते हुए पूछा। मैंने कहा था काजल को मुझे वापस कर दो। फिर दक्ष ने गन को लतिका की तरफ पॉइंट करते हुए कहा,
तुम लोग काजल को मारने वाले थे, इसीलिए मैंने तुम्हें मार दिया। लतिका हक्की बक्की रह गई और अगली गोली चली और लतिका का बेजान शरीर भी गिर गया। दक्ष का ठंडा चेहरा बदल गया और उसने काजल का गाल थपथपाते हुए कहा, काजल, काजल, उठो, काजल, काजल। काजल बेहोश ही थी, इसीलिए उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। गोली की आवाज सुनकर सुमेर दौड़ते हुए आया और 2 लाशों के देख चौंक गया। दक्ष के बगल में गन थी और वो एक छोटी लड़की को उठने के लिए कह रहा था। सुमेर ने देखा तो वो महेश और लतिका प्रताप थे। मास्टर, मास्टर, क्या आपने? सुमेर को कुछ समझ नहीं आया और कई सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। लेकिन फिलहाल सिचुएशन के हिसाब से दक्ष का यहाँ से जाना जरूरी था। किंजल की नफरत और उसका गिल्ट कंटिन्यू। सुमेर को यकीन था कि किसी न किसी ने तो गोली चलने की आवाज सुन ही ली होगी। मास्टर, चलिए यहाँ से, गोली की आवाज किसी ने तो सुनी होगी, कोई भी आ सकता है, चलिए। नहीं काजल, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सुमेर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। दक्ष तो था, बच्चा ही था, तो सुमेर से ज्यादा ताकतवर तो नहीं ही होगा। छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। काजल, काजल, उसने अपना हाथ बढ़ाया लेकिन वो काजल से दूर होता गया। सुमेर ने दक्ष को शांत करने के लिए कहा, मास्टर, मैं किसी को भेजता हूँ यहाँ के लिए, आप चलिए मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह। दक्ष को वहां से जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद दोनों बहनें हॉस्पिटल में थी और पता चला कि बेहोशी की मेडिसिन की वजह से काजल अपनी बहुत सारी यादें भूल चुकी है। फ्लैशबैक एंड्स, प्रेजेंट, राणा रेसिडेंस। दक्ष ने जब पुरानी बातें शुरू की उसी समय से अथर्व की नजर किंजल पर थी। उसने किंजल का एक भी एक्सप्रेशन मिस नहीं किया था। वही किंजल ने सोचा कि उसकी लाइफ एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी। जिनके लिए उसने सीने में बदले की भावना लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन की, वो सब झूठ था। जिन माता पिता पर उसे गर्व था वो झूठा था। उसके दिल में दक्ष के लिए जो छवि थी एक खूनी की, वो गलत थी, झूठी थी। वो तो बस काजल को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो खुद होती तो वो भी ऐसा ही करती। लिविंग रूम में सन्नाटे को तोड़ते हुए दक्ष ने किंजल से कहा, मिस प्रताप, मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा। न उस समय और न आज और न कभी होगा। अगर किसी ने काजल को चोट पहुंचने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा। कमरे में फिर सन्नाटा हो गया। अथर्व किंजल के पास जाना चाहता था लेकिन काजल के डर से बैठा रहा। दक्ष ने किंजल को ध्यान से देखा और अपनी आवाज को धीमा कर कहा, लेकिन मैं तुम्हें शूट करने के लिए रेग्रेटेड हूँ। मैंने गलती की, आई एक्सेप्ट। तुमने उस टाइम कहा कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा हो तो मैं समझा नहीं। तब तुम्हारा नाम जानकर मुझे सब समझ आ गया। किंजल ने दक्ष को देखा और समझने की कोशिश करने लगी। दक्ष ने आगे कहा, तुम मेरे बारे में काजल को बता न दो, इसीलिए मैंने तुम्हें गोली मारी। काजल से मिलने का मुझे दोबारा मौका मिला जो मैं छोड़ नहीं सकता था। फिर मुझे लगा कि शायद काजल को तुमने बताया होगा, इसीलिए कंफर्म करने मैं काजल के कॉलेज गया। काजल ने हैरानी से पूछा, तुम मेरे लिए आए थे? हाँ, तो और क्या? और क्यों मैं प्लेसमेंट के लिए जाऊं? दक्ष ने कहा। सबका मुंह बन गया। उसका मतलब था कि वो सी छोटी हो है और छोटे काम के लिए उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। उस रात के इंसिडेंट को कवर करने के लिए दिशांत ने अपने अप्रोच लगाया और दक्ष का नाम कभी आने ही नहीं दिया। काजल ये सब जानकर और दुखी होती जा रही थी। दक्ष ने काजल के प्यार के लिए उससे बातें छुपाई, झूठ बोला। वही किंजल दी को जिन पर सबसे ज्यादा गर्व था वो धोखेबाज और झूठे निकले। वही उसका असली परिवार अपनी और काजल की जान बचाने के लिए उनसे दूर रहे। सबको अपनी अपनी परेशानी थी और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी से जुड़ा हुआ था। वो अपनी लाइफ में मग्न थी, खुश थी और सब दुखी। तभी सुहाना ने पूछा, अरविंद शेखावत ने काजल पर दोबारा अटैक क्यों नहीं किया? इसका जवाब दिशांत ने दिया, उसे शुरू में हमने प्रोटेक्ट किया, फिर उसे लगा कि 2 छोटी बच्ची बिना माँ बाप के जिंदा नहीं रह पाएगी तो उसने अपना टाइम और पैसा यहाँ वेस्ट करना छोड़ दिया। काजल जब कंट्रोल नहीं कर पाई तो रोने लगी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ है, सबको मेरी वजह से सफ़र करना पड़ रहा है। इस पर दीक्षित ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब अरविंद शेखावत के लालच की वजह से हुआ। तुम कहीं नहीं थी, तो रोने बंद करो। किंजल अभी काजल को गले लगा लेना चाहती थी लेकिन वो फिलहाल बहुत गिल्टी फील कर रही थी। अथर्व ने किंजल को देखा तो सब समझ गया। उसने कहा, जैसे काजल की कोई गलती नहीं वैसे तुम्हारी भी कोई गलती नहीं। उद्धरण चिन्ह। कुमुद तो अपने नालायक बेटे के मीठे शब्दों से ही हैरान थी।
किंजल चुप, लेकिन दीक्षित ने भी अथर्व की बातों को रिपीट किया। दक्ष ने काजल के हाथ को किस किया और कहा, अब रोना मत। उद्धरण चिन्ह। काजल ने पलकें झपकाते हुए दक्ष को आश्चर्य से देखा और पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगा क्या कि मैं हमारे बचपन के बारे में सब भूल गई? इस पर अथर्व अपने पुराने अवतार में आते हुए कहा, अब इसे बुरा क्यों लगेगा? तुम्हारी मेमोरी मिटाने पर यह शांत था, पहले का एक्सपीरियंस जो काम आया। दक्ष ने अथर्व को घूरते हुए कहा, लेकिन तुमने जो झूठ बोला है उसकी सजा के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे सारे हॉस्पिटल्स और रिसर्च सेंटर बंद करवाने वाला हूँ। अथर्व ने एक भव उचकाते हुए कहा, ओह, तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? कोशिश करके देख लो। दक्ष ने फिलहाल अथर्व को इग्नोर किया और कहा, अब जब तुम पुरानी यादों को भूल चुकी हो तो नई यादें बनाते हैं। काजल की आंखों से फिर आंसू गिर गए, जिसे उसने तुरंत पोंछा और हाँ में सर हिलाया। तभी शिल्पा आंटी, जो दूर से सबकी बातें सुन रही थी और किंजल से मिलने का इंतजार कर रही थी, सामने आई। किंजल तो उन्हें यहाँ देख चौंक गई और उनके पास चली गई और पूछा, आंटी, शिल्पा आंटी, आप यहाँ कैसे? आंटी ने किंजल से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो और ठीक हो। रही मेरी बात तो मैं राणा फैमिली के लिए सालों से काम करती हूँ। तुम्हारी पड़ोसी मैं काजल के लिए बनी थी। शिल्पा आंटी ने आंख मारी और कहा, शार्ट में मैं तुम्हारी तरह अंडरकवर में थी। किंजल ने बड़ी सी मुस्कान दी और कहा, आपके स्किल्स कमाल के हैं। आप पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेती तो आप पर हमें क्लासेज दी जाती। क्या आप मुझे कुछ सिखा सकती है? नेक्स्ट वीक मुझे नेपाल जाना है। मैं तुम्हारी मैडम का बॉयफ्रेंड हूँ। कंटिन्यू। किंजल की नेपाल जाने की बात सुन सब चौंक गए, और सबसे ज्यादा तो काजल, अथर्व और कुमुद। दिया, आप नेपाल क्यों जा रही है? उद्धरण चिन्ह। किंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरकवर। अब डिटेल्स मत पूछना, नहीं बता सकती। उद्धरण चिन्ह। दी, अभी अभी तो आपने ज्वाइन किया है तो इतनी जल्दी नया मिशन? उद्धरण चिन्ह। किंजल कुछ कहती उससे पहले कुमुद ने कहा, किंजल, ऐसे कैसे? तुमने मुझे भी नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह। आंटी, मैं आपको क्यों बताऊं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। किंजल ने सोचा लेकिन कहा नहीं। जब मैं वापस गई तो मुझे नया मिशन मिल गया। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने मना नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। काजल ने किंजल को गले लगा लिया और बोली, ओके, लेकिन दी आप सैड नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। किंजल ने नमे सर हिलाया और कहा, आई एम वेरी स्ट्रांग, इसीलिए तो मैं अपने मिशंस कर लेती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने किंजल को बहुत ध्यान से देखा और उसे बहुत बड़ी गड़बड़ लगी। उसे मिशन मिला नहीं है, उसने लिया है। अगले ही पल वो बोली, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। काजल ने किंजल को दरवाजे तक छोड़ा और वो चली गई। शशि ने अथर्व के कान में फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा ही चलता रहा ना तो तुम्हारी वाइफ किसी और की वाइफ बन जाएगी। अथर्व ने दांत पिसते हुए धीरे से कहा, शी इज ओनली माइन, और वो भी बाहर निकल गया। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया सिवाय दक्ष के। उसे कुछ तो शक हुआ कि जरूर अथर्व और किंजल के बीच कुछ चल रहा है। बाहर किंजल अपनी जीप के ड्राइवर सीट में बैठने ही वाली थी, अथर्व दूसरी तरफ से पैसेंजर सीट पर बैठ गया। किंजल उसे रोक ही नहीं पाई और अंदर बैठते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। किंजल ने फिर पूछा, क्यों? मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। तो क्या तुम सेल में बंद होना चाहते हो? अथर्व ने किंजल की तरफ मुड़कर उसे घूरते हुए कहा, अब तो तुम भी जाओगी, मैं भी साथ चलूंगा। तुम पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, कब तुम गायब हो जाओ। और हाँ, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? किंजल चौंक गई, उसे याद था। किंजल ने नजरें फेर ली। याद है ना? कि मैं फिर से याद दिलाऊं? अथर्व ने किंजल के गाल को सहलाते हुए पूछा। किंजल ने उसके हाथ में थप्पड़ मारा और कहा, डोंट टच मी। मुझे याद है, लेकिन मैं अपने काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अथर्व ने डेविल स्माइल की और कहा, ओके, तो अपार्टमेंट चलते हैं। किंजल हड़बड़ा गई और गुस्से से बोली, हमारी शादी अभी हुई नहीं है, तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ 1 साल का है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। किंजल ने जीप कैंपस से बाहर ले गई। तभी अथर्व ने कहा, उससे पहले तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। किंजल को हंसी आ गई, क्या मजाक है? प्यार और तुमसे? क्या मैं पागल हूँ? इस पर अथर्व ने कुछ नहीं कहा और जीप निकल गई। रास्ते में किंजल ने अथर्व से कई बार पूछा कि उसे कहाँ जाना, लेकिन वो चुप रहा तो दोनों पुलिस स्टेशन ही पहुंच गए। अब यहाँ से जहाँ जाना है टैक्सी ले लो, मैं बिजी हूँ। बोलते ही किंजल बाहर निकल गई और एक कांस्टेबल की तरफ जीप की चाबी उछाल दी।
दूसरी तरफ से अथर्व बाहर निकला तो कांस्टेबल ने आंखें छोटी करते हुए पूछा, तुम कौन हो? अथर्व मुस्कुराया और कांस्टेबल के सामने खड़ा हो गया। अथर्व का ऑरा स्ट्रांग था और उसकी डेविल स्माइल और डेविलिश चेहरा देख कांस्टेबल को अचानक डर लगने लगा। उसके सर में पसीना आ गया। अथर्व ने कहा, मैं तुम्हारी मैडम का बॉयफ्रेंड हूँ। उद्धरण चिन्ह। कांस्टेबल का तो मुंह खुला का खुला रह गया। मैडम का बॉयफ्रेंड? कांस्टेबल मुंह बनाते हुए मुस्कुराया और कहा, हा हा हा, क्या मजाक है। उद्धरण चिन्ह। हंसते हुए कांस्टेबल अंदर चला गया। अथर्व की मुस्कान जम गई। इसका कहने का क्या मतलब था? मैं लायक नहीं हूं कि किंजल इंटरेस्टेड नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फिर एक लंबी सांस लेकर कहा, अब जो भी हो है तो मेरी ही। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सारी गलतफहमी खत्म होने के बाद काजल और दक्ष ने दोबारा शादी करने का फैसला ले लिए। उनसे ज्यादा उनके परिवार वाले खुश थे। लेकिन कुणाल और अनिका की लव लाइफ अटकी हुई थी। कुणाल को अभी तक जवाब नहीं मिला था तो वो अधीर हो रहा था। उसने अनिका को वॉशरूम जाते हुए देखा तो उसके पीछे हो लिया। मौका पाकर कुणाल ने फिर से अनिका को किडनैप कर लिया और अपने रूम ले गया। कुणाल, क्या कर रहे हो तुम? सब लोग नीचे है, किसी को पता चल गया तो? अनिका ने डरते हुए कहा। कुणाल ने रहा नहीं गया और अनिका के चेहरे को अपने बड़े हाथों में थाम लिया और उसके होठों को लॉक कर लिया। अनिका रेसिस्ट नहीं कर पाए और उसने भी किस में साथ दिया। उसके हाथ अपने आप कुणाल के बालों में उलझ गए। एक पैशनेट किस के बाद दोनों अलग हुए और बुरी तरह हौंसने लगे। आई डोंट केयर, तुम्हारी हाँ है या ना, यू आर माइन, कुणाल ने कर्कश आवाज में कहा। अनिका का शरीर कांप गया। फिर भी वो चुप रही। क्या हमारा साथ होना पॉसिबल हो पाएगा? अनिका ने आंखें बंद रखे ही पूछा। कुणाल ने अनिका के गीले होठों को फिर से अपने होठों से टच किया और कहा, पॉसिबल तो उस समय भी नहीं था जब तुम किसी और के साथ थी, लेकिन अब देखो तुम मेरे साथ हो, मेरी बाहों में हो और अब मैं तुम्हें कहीं जाने देने वाला नहीं। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने अपने आप को कुणाल के बाहों से निकाला और इमोशनल होते हुए बोली, मैं कैसे तुम पर यकीन करूं? ऋषि ने भी मुझसे बहुत प्यार किया था, ऐसा मुझे लगा था, लेकिन फिर क्या हुआ? धोखा। माना कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, लेकिन मेरा प्यार पर से विश्वास उठ गया है। सब झूठ है, जैसे कोई इल्यूशन। उद्धरण चिन्ह। कुणाल जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला था। उसने एक कॉल किया और कहा, कील हिम। और अगले पल 5 गनशॉट की आवाज आई। अथर्व की लव क्लास कंटिन्यू। कुणाल के बोलने पर अनिका ने आश्चर्य से उसे देखा और फोन से गन शॉट की आवाज उसे भी आई। अनिका ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बस बूट बने उसे देखती रही। दूसरी तरफ से आवाज आई, मर गया। उद्धरण चिन्ह। कंफर्म करने के लिए तुम्हें क्या करना है पता है ना? कुणाल के आवाज में कोई भाव नहीं था और उसकी आंखें अनिका की आंखों पर थी। अगले ही पल कुणाल ने फोन रखा और कहा, ही इज डेड। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने एक लंबी सांस ली और कहा, हाँ तो मैंने तो पहले ही कहा था उसे ज्यादा दिन जिंदा मत रखना। अफसोस मैं उस बास्टर्ड को मरते देख नहीं पाई। उद्धरण चिन्ह। कुणाल ने हल्की हंसी हंसी और कहा, तो अब रास्ते का कांटा खत्म, तो अब हम साथ है। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने कुछ देर कुणाल को मिक्स्ड भाव से देखा और कहा, हमें नीचे जाना चाहिए, मॉम मुझे ढूंढने न लग जाए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन कुणाल ने अनिका की बाह पकड़ उसे रोकते हुए कहा, तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। अनिका चुप रही। लेकिन तुम काजल पर तो विश्वास करती हो ना? दक्ष पर करती हो ना? वो दोनों मेरी फैमिली का पार्ट है। मैं तुम्हें चीट करूंगा तो वो दोनों मुझे उल्टा लटका कर मार नहीं देंगे। खासकर काजल, वो इतनी मासूम है कि उसकी सच्ची कड़वी बातें सुनकर ही मैं मर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, काजल से कोई पंगा नहीं ले सकता। यहाँ तक कि वो घमंडी अथर्व भी उसके सामने हार गया। फिर उसने कुणाल के गाल पर किस करते हुए कहा, ओके, लेट्स डेट। अब फैमिली से अपना रिश्ता छुपाने की जरूरत नहीं थी। तो दोनों साथ में लिविंग रूम में आए। सबने उन्हें साथ देखा लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। लेकिन कृपा थोड़ी नाखुश थी क्योंकि अनिका उसे कभी पसंद नहीं आई। केशव ने कृपा के बिगड़े हुए एक्सप्रेशन को देखा और हाथ पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रावत मेंशन। अथर्व का मूड बहुत खराब चल रहा था। उसकी स्पाइसी उसके घर से चली गई और अब तो देश से भी जा रही थी, एक नए मिशन में। अपने रूम के बालकनी में सिगरेट बट्स एस्ट्रे में भरा हुआ था। टेंशन के मारे उसका दिमाग फटा जा रहा था।
उधर काजल की वजह से किंजल उसे बिल्कुल इग्नोर करने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था किंजल को कैसे रोके और काजल को कैसे मनाए। तभी उसके दरवाजे पर नोक हुई। अथर्व, बाहर आओ, मैंने तुम्हारे लिए पिज्जा बनाया है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कुमुद की आवाज बहुत हल्की थी क्योंकि कमरा साउंड प्रूफ था। अथर्व ने झुंझलाते हुए दरवाजा खोला। क्या है मॉम? देखो, मेरा मूड बहुत खराब है, आप बस जाओ। उद्धरण चिन्ह। कुमुद ने अथर्व के गाल पर धीरे से थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, नालायक, कैसे बात करोगे अपनी माँ से? उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने कुछ नहीं कहा और दरवाजा खुला छोड़ अंदर आ गया। कुमुद ने जैसे ही कमरे में कदम रखा उसने अपना नाक बंद कर लिया और खांसने लगी। हे भगवान, जल्द ही मेरे घर में कैंसर पेशेंट आने वाला है, मैं तो दादी भी नहीं बन पाऊंगी। अथर्व ने झुंझलाते हुए कहा, कैसे बनोगी आप दादी, जब आपकी बहू मुझसे प्यार ही नहीं, उसे बस मुझसे दूर भागना आता है। कुमुद ने कमरे के सारे खिड़की खोल दिए और कहा, तुम अपने डैड के जैसे बिल्कुल नहीं हो। अगर तुम्हें पता चलेगा न कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या कांड किया है तो शॉक रह जाओगे। फिर भी आप उनसे प्यार करती हो? अथर्व ने क्यूरियस होकर पूछा। ऑफ कोर्स, मुझे तो शशि से पहली नज़र में प्यार हो गया था, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां थी, पर शशि को रोकने वाला कोई नहीं था, उसे भी मुझसे पहली नज़र में प्यार हुआ था। वैसे तो अथर्व को अपने मॉम डैड के लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन शायद उसे कोई आइडिया मिल जाए, तो उसने कहा, डैड ने क्या क्या किया? कुमुद के चेहरे में मुस्कान आ गई। मैंने तुम्हारे डैड के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था। शशि उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में भी बहुत हैंडसम था। मैंने बस ऐसे ही उसकी फोटो काट के रख ली। वो मेरे कॉलेज की फेयरवेल पार्टी थी तो मैं अच्छे से तैयार होकर कॉलेज गई। कुछ टाइम हुआ ही कि पियून ने बताया कि मेरे घर से मेरे लिए फोन आया है। मुझे मेड ने बताया कि डैड को हार्ट अटैक आया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। मैंने टैक्सी ली लेकिन वो रास्ते में खराब हो गई। उस समय ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती थी। मैंने दूसरी टैक्सी को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन रुकी ही नहीं। एक सफेद कार आ रही थी तो मैंने सोचा लिफ्ट मांग लेती हूँ और मैंने हाथ दिया तो रुक गई। मैंने ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाने का रिक्वेस्ट किया तो उसने पीछे बैठे अपने बॉस से पूछा, तुम्हें पता है अथर्व, पीछे शशि बैठा था, एकदम फिल्मी मीटिंग। लेकिन मैं बहुत हड़बड़ी में थी तो हामी मिलते हैं मैं आगे पैसेंजर सीट में बैठ गई और ड्राइवर को जल्दी जल्दी चलने को कहा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने कुमुद को रोकते हुए पूछा, मॉम, क्या आप श्योर है कि ये कोई पुरानी फिल्म की कहानी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। कुमुद ने उसे गुस्से से कहा, फिल्मों की कहानी भी असल लाइफ से ली जाती है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने सोचा, मैं और स्पाइसी भी तो किस्मत से मिले। उस दिन अगर किंजल ने दक्ष को उसके पेरेंट्स को मारते नहीं देखा होता तो वो कभी मेरे पास नहीं पहुंचती। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सॉरी मॉम, आप आगे बोलो। उद्धरण चिन्ह। कुमुद ने अपने देवदास बने बेटे को देखा और आगे बताया, वो हॉस्पिटल रावत फैमिली का था। शशि वही जा रहा था। हॉस्पिटल पहुंचकर मैंने उसे बस थैंक यू कहा और भाग गई। मेरे डैड क्रिटिकल थे लेकिन शशि ने उन्हें बचा लिया। शादी के बाद मुझे पता चला कि उसे भी मुझसे उसी समय प्यार हो गया था। हॉस्पिटल में हम हमेशा मिलते रहते। शशि ज्यादा नहीं बोलता और मैं हमेशा बातें करती जो उसे बहुत पसंद आता। डैड के डिस्चार्ज होते होते हम दोनों बहुत क्लोज आ गए। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते ही कुमुद का चेहरा लाल हो गया। अथर्व ने मुंह बनाते हुए बेशर्मी से पूछा, कितने क्लोज मॉम?